हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं आप लोग का सोशल साइंस का क्लास 10 का जो आप लोग मॉडल पर जारी हुआ है उसमें सेट 4 का डिटेल सॉल्यूशन एंड एक्सप्लेनेशन जो आप लोग को टर्म 2 का मॉडल पर जारी हुआ है उसका सभी का हम लोग जारी कर दिए। दोस्तों आप लोग का साइंस का पूरा कंप्लीट करवा चुके हैं, मैथ का 3 सेट जारी हो चुका है, लगभग कंप्लीट हो चुका है और जितने सारे बच्चे हैं जल्दी आप लोग को मिल जाएंगे। एग्जाम में जाने से पहले हर एक विद्यार्थी मॉडल पेपर को जरूर सॉल्व करके जाइएगा, क्योंकि इससे काफी ज्यादा सवाल एग्जाम में दोस्तों पूछे जाएंगे। और जैसे झारखंड बोर्ड ने खुद कहा है कि आप लोगों को तैयारी मॉडल पेपर से करने के लिए कहा गया है, क्योंकि वक्त काफी कम बचा हुआ है, इसमें मॉडल पेपर ही एकमात्र सहारा है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं क्या क्या सवाल है आप लोग का, मतलब आप लोग का क्या इस क्वेश्चन पेपर में। तो चलिए देख लेते हैं क्या क्या सवाल है, उसका जवाब बहुत ही अच्छे तरीके से। तो पहला सवाल आप लोग देख सकते हैं सोशल साइंस का क्या है कि आयात शुल्क से आप क्या समझते हो। आयात मतलब क्या, जब कोई चीज हम लोग का देश में इंपोर्ट होता है, आयात को इंग्लिश में इंपोर्ट बोलते हैं, ठीक है। तो आयात मतलब क्या, जब बाहर से कोई चीज हम लोग देश में आता है उसी चीज को उसको हम लोग आयात बोलते हैं। तो किसी देश की सीमा पर उस देश में आयात होने वाली वस्तुओं पर लगने वाले शुल्क या फिर कर बोल सकते हो को आयात शुल्क कहते हैं, ठीक है। मतलब जब हम लोग कहीं बाहर से किसी चीज को मंगाते हैं विदेश से, तो जो सीमा है, जो बॉर्डर है, वहां पर एक शुल्क देना पड़ता है सरकार को, हम लोग को, ठीक है। तो यही शुल्क दोस्तों आयात होता है, ठीक है, मतलब आयात शुल्क या कर बोलते हैं इसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम आधुनिक वस्त्र मिल कब और कहां स्थापित की गई। तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन क्या है, मतलब पहले बोला प्रथम आधुनिक वस्त्र मिल। तो ऐसे तो दोस्तों भारत में प्रथम आधुनिक वस्त्र मिल की स्थापना 1818 में कोलकाता के समीप ग्लास्टर में की गई थी, ठीक है। लेकिन दोस्तों अगर सफल आधुनिक वस्त्र, और ये फेलियर हो गया था, ठीक है, ये मिल फेलियर हो गया था, सफल नहीं हुआ था। लेकिन अगर सफल मिल की बात करें दोस्तों तो सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहला सफल आधुनिक कारखाना 1854 में मुंबई में ही कावसजी डाबर द्वारा खोला गया था, ठीक है। अगर प्रथम सफल की बात करें तो मुंबई में 1854 में खोला गया था। लेकिन यहां पर बात क्या है दोस्तों कि प्रथम आधुनिक वस्त्र मिल, तो प्रथम आधुनिक वस्त्र मिल दोस्तों 1818 में कोलकाता में खोला गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारत में झूम खेती किए जाने वाले 4 राज्यों के नाम लिखिए। मतलब 4 ऐसे राज्यों का नाम लिखा है जहां झूम खेती होता है। तो दोस्तों 4 राज्य का नाम निम्नलिखित है, क्या है, असम है, अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड तथा मणिपुर, जहां झूम खेती की जाती है, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, देख लीजिए क्या है, भारत में दलीय व्यवस्था किस प्रकार की है। तो दोस्तों भारत में यहाँ पर बहुदलीय शासन व्यवस्था है, मतलब यहाँ पर कोई एक दल का शासन व्यवस्था नहीं, अलग अलग दल का भी शासन व्यवस्था होती है, जिसमें क्षेत्रीय दल से लेकर के राष्ट्रीय दल तक आते हैं। सिर्फ यहाँ ऐसे थोड़ी है कि हाँ जो राष्ट्रीय दल है, जो केंद्र सरकार, वही सब कुछ पूरा भारत में शासन चलाएगा, ऐसा थोड़ी है, जिसमें राज्य स्तर की सरकारें भी आती है। तो भारत में बहुदलीय शासन व्यवस्था प्रणाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का 5 नंबर कि लोकतंत्र में पारदर्शिता से आप क्या समझते हैं। लोकतंत्र में पारदर्शिता का अर्थ क्या है। तो देखिए, लोकतंत्र में पारदर्शिता का अर्थ है सरकार द्वारा किए कार्यों का जनता को स्पष्ट जानकारी होना, ठीक है। तो ध्यान से समझ लीजिए, लोकतंत्र में पारदर्शिता का अर्थ क्या है कि सरकार जो कार्य कर रहा है उसके बारे में हम लोग को स्पष्ट जानकारी हो। हाँ, सरकार उस कार्य में कितना खर्चा कर रहा है, कुछ उसमें गोलमाल तो नहीं कर रहा है, तो उस प्रकार का कार्य जानकारी हम लोग को होना चाहिए। और इसी के तहत दोस्तों सूचना का अधिकार कानून लोकतंत्र में पारदर्शिता को और भी सफल बनाता है, ठीक है। तो सूचना का अधिकार, जिसको हम लोग आरटीआई बोलते हैं, जिसके सहारे आप सरकार के किसी भी कार्य की जानकारी ले सकते हो, ठीक है, जस्ट एक आरटीआई फाइल करके, ठीक है। बहुत आप लोगों में से बहुत कोई लिया भी होगा कुछ चीज की जानकारी, तो इसके सहारे आप लोग ले सकते हो। और सरकार लोकतंत्र पारदर्शिता यही है, सबसे बड़ा हथियार कर सकता है सूचना का अधिकार जो जारी किया है। तो यही सरकार के हर एक कार्यों का जानकारी होना लोकतंत्र पारदर्शिता है। ऐसा थोड़ी कि सरकार छुप छुपा या कुछ नहीं कर सकती है, सब कुछ जानकारी देना पड़ेगा। मुद्रा के कोई 2 कार्यों को लिखिए। मुद्रा मतलब धन, जी हाँ, मनी, ठीक है। मुद्रा के 2 कार्य निम्नलिखित है। मुद्रा के 2 कार्य नहीं भैया, बहुत से कार्य होते हैं, ठीक है। आप लोगों को पता है कि पैसा क्या है क्या नहीं। तो विनिमय के लिए पहला क्या, विनिमय। विनिमय का मतलब क्या, किसी भी चीज को खरीदने या बेचने के लिए, किसी भी वस्तु को खरीदने या बेचने के लिए मुद्रा मध्यस्थता की भूमिका निभाती है। मतलब क्या, आप किसी चीज को बेचिएगा तो भी आपको मुद्रा चाहिए, कोई चीज आप खरीदिएगा तो भी आपके पास मुद्रा होना चाहिए भैया, वरना आप खरीद नहीं पाइएगा। मतलब मुद्रा होना ही चाहिए भैया, आपके पास नोट होना चाहिए, चाहे वो 500 का हो, 1000 का तो बंद हो चुका है, 2000 का हो, 100 का हो, ये नोट होना चाहिए। बिना नोट के आप कोई चीज खरीद नहीं सकते हो, ठीक है, नहीं बेच सकते हो। अगर आपके पास मतलब कोई किसी के पास नोट नहीं तो आपके पास खरीदेगा कैसे। नेक्स्ट है धन संचय के लिए। अब जिसके पास अगाध पैसा है वो क्या जमा करेगा, तो अब पैसा को जमा गेहूं भर के, चावल भर के थोड़ी करेगा कि हाँ चले भाई मेरे पास बहुत पैसा है तो गेहूं खरीद के रख देता हूं,
या फिर चलिए मेरे पास बहुत गेहूं हो गया, या फिर मेरी खेती में बहुत चाल हो गया, इसको रखते हैं साल 2 साल तक, अरे भैया खराब हो जाएगा। तो सबसे बेस्ट क्या है धन संचय के लिए? मुद्रा। उसको मुद्रा में कन्वर्ट कर लीजिए, आपके पास चावल हुआ, आप उसको बेच दीजिए। आप कुछ खेती कर रहे हैं, आपको धन अर्जित बहुत सारा चीज फसल हो गया, तो उसको बेच दीजिए, धन पैसा ले लीजिए और उसको रख दीजिए आराम से, ठीक है। तो धन संचय के रूप में भी ये बहुत ज्यादा काम आता है। और क्या क्या काम है क्या ही बताएं आप लोगों को, तो आप लोग सब बताइए। व्यापार अवरोधक से क्या तात्पर्य है? तो देखिए, व्यापार अवरोधक एक प्रकार का प्रतिबंध है। आप लोग अवरोधक शब्द से ही पता लगा सकते हैं। अवरोधक मतलब क्या? अवरोध करना, मतलब एक प्रकार का प्रतिबंध है जो सरकार के द्वारा लगाया जाता है, ठीक है, जिसका प्रयोग सरकार विदेशी व्यापार में वृद्धि या कटौती एवं कौन सी वस्तु देश में कितनी मात्रा में आयात होनी चाहिए, ठीक है, यह निर्णय करने के लिए करती है। मान लीजिए व्यापार, सरकार किसी चीज पर व्यापार अवरोध लगा दिया। मान लीजिए सरकार कल ही लगा दिया कि कच्चे तेल पर यहाँ पर हम पाबंदी लगा दे रहे हैं, तो भैया पेट्रोल का दाम बढ़ जाएगा, ठीक है। तो सरकार ये तय करती है यहाँ कौन सी चीज पर कितनी पाबंदी लगानी चाहिए, ठीक है, फिर कौन सा चीज कितनी आनी चाहिए, बढ़ाना चाहिए विदेशी व्यापार को, तो उस पर यहाँ पर उस टाइप का यहाँ पर अवरोधक यानी कि प्रतिबंध लगाता है, ठीक है, जिसे हम लोग व्यापार अवरोधक कहते हैं। कह सकते हैं सरकार द्वारा लाया गया एक प्रकार का अवरोध प्रतिरोध होता है, जो सरकार अपनी इच्छा, जो सरकार किसी भी वस्तु को कितनी आयात करना चाहिए, निर्यात करना चाहिए, उसके अनुसार लगाती है, ठीक है। सिंपल सा है फंडा। हाथ से बने, अब लघु उत्तरीय प्रश्न है दोस्तों, जिनमें से सिर्फ 5 का आप लोग उत्तर देना है। हाथ से बने हुए वस्त्र की 2 प्रमुख विशेषताओं को उल्लेख करें। भैया हाथ से बने का सामान का मतलब कुछ और ही बात होता है, तो वही चीजें देखिए क्या कि हाथ से बने हुए वस्त्र की 2 प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। क्या? हाथ से बुने हुए वस्त्र हम विशेष वस्त्र पर विशेष व बारीक डिजाइन दे सकते हैं जो मशीन से संभव नहीं है, ठीक है। हाथों का डिजाइन का मांग क्यों होता है? क्या हो कि हाथ से विशेष प्रकार के डिजाइन दे सकते हैं आप, ठीक है। हस्तशिल्प कहते हैं, हस्तशिल्प से बहुत अच्छी अच्छी डिजाइन आप दे सकते हो जो कि मशीनों से संभव नहीं है। और हाथ से बने वस्त्र अधिक टिकाऊ होते हैं जो जल्दी नहीं फटते हैं, और हाथ से जो वस्त्र बनता है दोस्तों ज्यादा टिकाऊ होता है, जल्दी फटता नहीं है। ये 2 मेन कारण हो गया, और भी कारण है बहुत सारे। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में बुनकरों पर निगरानी रखने के लिए गुमास्तों को नियुक्त किया था, संक्षेप में वर्णन करें। दोस्तों अगर आप लोग मेरे इससे पहले वाला वीडियो देखे होंगे तो वहां पर मैंने आप लोग गुमास्तों के बारे में समझा दिया, गुमास्ता क्या होता है, ठीक है। यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में बुनकरों पर निगरानी रखने के लिए गुमास्तों को नियुक्त किया था। गुमास्ता क्या होता था? एक प्रकार का दोस्तों वो आदमी ही होता था, मतलब जो ब्रिटिश सरकार था उसको जॉब पर रखते थे। ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करता था? उसको पैसा देकर, तनख्वाह देकर लोगों को रखते थे कि आप देखो तुम कि जो बुनकर है वो हमें ही सामान दे रहा है या नहीं। चलिए आगे और डीपली समझिएगा आप लोग। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के वस्त्र व्यापार पर अपना एकाधिकार स्थापित करना चाहती थी। क्या? भारत में जो वस्त्र व्यापार था, ठीक है, उस पर सिर्फ अपना अधिकार रखना चाहती थी कि भैया यहाँ पर कोई और आके व्यापार नहीं करेगा, ईस्ट इंडिया कंपनी की बातें चलेगी, वही सब कुछ बेचेगा, वही सब कुछ, मतलब करता धरता विधाता सब कुछ वही, ठीक है। कंपनी ने बुनकरों पर निगरानी रखने, जो छोटे छोटे बुनकर होते थे जो कपड़े बुनते थे, माल एकत्रित करने व कपड़ों की गुणवत्ता जांचने के लिए वेतनभोगी कर्मचारी तैनात कर दिए थे, जिन्हें गुमास्ता कहा जाता था, ठीक है। मतलब एक तरह से ये सरकारी कर्मचारी होते थे, मतलब कर्मचारी होते थे जिसको ईस्ट इंडिया कंपनी रखते थे पैसा दे करके कि तुम देखो भैया कि मैंने जिन बुनकरों को सिलेक्ट किया है अपनी कंपनी को माल देने के लिए, क्या वो मुझे ही तो माल नहीं दे रहा है ना, या फिर घपला करके साइड में किसी और को ज्यादा में बेच दे रहा है। तो यही सब देखने के लिए गुमास्तों को नियुक्त किया गया था कि तुम देखो जाके कोई जो बुनकर है वो किसी और को तो माल नहीं ना बेच दे रहा है, कपड़े की क्वालिटी ठीक ठाक दे रहा है ना, यही चीज़ यहाँ पर देखने के लिए उन लोगों को नियुक्त किया गया था। हमें खनिजों के संरक्षण की आवश्यकता क्यों है? भैया ये बहुत इंपॉर्टेंट है, खनिजों की आवश्यकता बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? देखिए हमें खनिजों के संरक्षण की आवश्यकता इसलिए होती है क्योंकि उद्योग और कृषि दोनों ही खनिजों पर निर्भर करते हैं। खनिज संसाधन सीमित तथा अनवीकरणीय योग्य है जो कि एक दिन समाप्त हो जाएगा। खनिज क्या है? एक अनवीकरणीय है, मतलब लगातार प्रयोग करते रहेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि ये समाप्त हो जाएगा और भविष्य में आने वाली पीढ़ी इसका प्रयोग नहीं कर पाएगी, इसलिए इसका संरक्षण बहुत ही आवश्यक। क्यों? क्योंकि ये अनवीकरणीय योग्य संसाधन है, धीरे धीरे समाप्त होता जा रहा है। नेक्स्ट सवाल है 11 नंबर की राजनीतिक दल के कार्यों का वर्णन करें। दोस्तों ये सवाल आप लोगों का रिपीटेड है, इससे पहले भी एक सेट में पूछा गया था जहां पर मैंने आप लोग को बता दिया था कि राजनीतिक दल का प्रमुख कार्य क्या है। राजनीतिक दल चुनाव लड़ता है, राजनीतिक दल अपनी नीति और कार्यक्रम तय करता है कि कौन सी नीति पर वो चुनाव लड़ेगा, वो सारा चीज जिसके आधार पर वो चुनाव लड़ते हैं। सरकार और जनता के बीच में मध्यस्थता की भूमिका निभाती है। सरकार जो प्लान जारी करती है, सरकार जो यहाँ पर नीतियां जारी करती है,
उनके बीच में ये मीडिएटर की भूमिका निभाती है। राजनीतिक दल के जो लोग होते हैं सरकारी योजनाओं के बारे में जनता को जानकारी देती है। अब बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जिनको जनता को जानकारी नहीं होती है, तो जनता को योजनाएं पहुंचाती है, उनको बताती है भाई आपका ये अधिकार है, ये योजना लागू हुआ है, ये वाला योजना तो आप इसको लीजिए। शिक्षा का तो ये सारी चीज़ हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा का अभाव लोकतंत्र के लिए चुनौती है, कैसे? तो देखिए, शिक्षा का अभाव लोकतंत्र के लिए गंभीर चुनौती है, ठीक है। कैसे? शिक्षा, विशेषकर राजनीतिक शिक्षा के अभाव में कोई भी नागरिक अपने लोकतांत्रिक अधिकारों से अनजान रहता है। अब आपका पास शिक्षा ही नहीं होगा, आपके पास लोकतंत्र में क्या क्या चीजें, आपके क्या अधिकार है, वही चीज आपको नहीं पता, तो आपको अधिकार कैसे ले पाएंगे आप? अगर आपको अपने खुद का अधिकार के बारे में नहीं पता होगा तो आप वो अधिकार सरकार से कैसे लोगे? तो इसलिए यहाँ पर शिक्षित होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। नागरिकों का शिक्षित होना स्वतंत्र होकर लोकतंत्र विकास में महत्वपूर्ण, शिक्षित होना स्वस्थ लोकतंत्र विकास में महत्वपूर्ण होता है। जब तक किसी देश के नागरिक, चाहे वो पुरुष हो या महिला, अशिक्षित रहेंगे, कोई भी देश अपने यहाँ विकसित लोकतंत्र की स्थापना नहीं कर सकता है। अब जब हमारे देश के नागरिक ही दोस्तों शिक्षित नहीं रहेंगे तो लोकतंत्र आगे कैसे बढ़ेगा? ठीक है, लोकतंत्र में अब देखिए अभी तो बहुत ज़्यादा शिक्षित हो रहा है, यहाँ पर हर जगह पर मांग उठता है, कहीं भी अगर थोड़ा गलती होता है तो उसके खिलाफ आंदोलन शुरू हो जाता है। लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था, ठीक है, पहले आवाज़ को दबाया जाता था, अब लोग शिक्षित हो रहे हैं धीरे धीरे। कोई भी देश अपने यहाँ विकसित स्थापना नहीं कर सकता। इस कारण हम कह सकते हैं कि शिक्षा का अभाव लोकतंत्र की एक गंभीर चुनौती में से है, ठीक है। तो शिक्षा नहीं होगा तो फिर लोकतंत्र में ये बुरा साबित होगा। ऋण की शर्तों का उल्लेख करें दोस्तों, ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है तो अच्छे से याद कर लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऋण के लिए निम्नलिखित शर्त होता है, क्या क्या होता है कि ऋण लेने वालों को बैंकों को अपनी आय का प्रमाण पत्र देना पड़ता है। जो अगर आप ऋण लेना चाहते हो तो आपको आय का प्रमाण पत्र देना पड़ता है कि भैया आपका सालाना आय कितना है। मान लीजिए आपका आय उतना है ही नहीं, जितना आप लोन ले रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप उतना पे ही नहीं कर सकते हो। अब लोन ले लिया भैया, कहीं चल गए, ठीक है, आपका कोई अस्तित्व ही नहीं रहा, तो फिर क्या फायदा? तो वो पहले प्रमाण पत्र देखता है कि हाँ ये बंदा जो लोन ले रहा है वो लोन रिटर्न भी तो कर पाएगा ना। सिक्योरिटी के रूप में बैंक में कुछ जमा करना पड़ता है, हो सकता है कुछ कागजात आपको जमा करने पड़े, वो हो सकता है आपका जमीन के कागजात हो, आपके शिक्षा संबंधित कागजात हो, आपके घर का कागजात हो, कुछ जमा करना पड़ता है, ठीक है। लेकिन अभी दोस्तों बहुत सारी यहाँ पर योजनाएं चालू की गई जिसमें बिना गारंटर, बिना कुछ के यहाँ लोन दिया जाता है, लेकिन हाँ फिक्स्ड अमाउंट के लिए और गरीब लोगों को। ऋण के लिए गारंटर का होना आवश्यक है, ठीक है, और ऋण के लिए गारंटर का होना आवश्यक है। अगर आप ऋण लेना चाहते हैं तो बिना गारंटर का लोन नहीं मिलता है, क्योंकि अगर मान लीजिए आप लोन की चुकता नहीं करते हो तो आपके गारंटर को वो लोन चुकता करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर लोन लेना है तो गारंटर को ले जाओ भाई, लोन लेके भाग जाओ, ठीक है, गारंटर पे करेगा आपका। चलिए मजाक है, आप लोग सीरियसली होकर पढ़ाई कीजिए। विश्व व्यापार संगठन WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के किन्हीं 2 उद्देश्यों को लिखे। तो विश्व व्यापार संगठन के 2 उद्देश्य निम्नलिखित है, क्या क्या? इसका मुख्य उद्देश्य विश्व के देशों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को इस प्रकार संचालित करना है कि उसमें समानता हो, खुलापन हो और बिना किसी भेदभाव के हो। मतलब जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो व्यापार होता था, ठीक होता है, ठीक है, उसमें बहुत सारे अब मान लीजिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार है, इसमें भारत भी जाएगा, अमेरिका भी जाएगा, चीन भी जाएगा, पाकिस्तान भी जाएगा, श्रीलंका भी जाएगा, बहुत सारे देश जाएंगे। अब इसमें किसी के साथ भेदभाव ना हो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में। ऐसा नहीं कि भैया यहाँ पर भारत को अपना सामान बेचने का मौका मिल रहा है पर चीन के साथ यहाँ भेदभाव हो रहा है या पाकिस्तान के साथ भेदभाव हो रहा है, ठीक है, कि चलो भाई चीन से और पाकिस्तान से हम नहीं खरीदेंगे सामान, ठीक है। ये बहुत मतलब क्या उसको लड़ाकू टाइप का है। तो ऐसा यहाँ पर विश्व ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने मतलब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का ये उद्देश्य है कि सभी को समान मौका मिले, खुलापन रहे और किसी के साथ कोई भेदभाव ना हो वहाँ पर, यही चीज़ यहाँ पर देखा जाता है। और विश्व व्यापार संगठन व्यापार के झगड़ों को निपटाता है। अब मान लीजिए व्यापार कर रहा है 2 देश आपस में, अब बीच में अब मारपीट वाला झगड़ा नहीं जैसे आप लोग का, ठीक है, यहाँ इन दोनों के मनमुटाव हो गया, कुछ हो गया यहाँ पर झगड़ा, तो उनको निपटाता है कौन? WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि विश्व व्यापार संगठन। अब दोस्तों दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है जिनमें से आप लोगों को सिर्फ 3 का जवाब देना है। टोटल 5 सवाल है आप लोग का, तो चलिए देख लेते हैं क्या क्या इसमें सवाल दिया गया है। भारतीय अर्थव्यवस्था पर महामंदी के प्रभाव की व्याख्या करें। 15 नंबर सवाल है, भारतीय अर्थव्यवस्था जो महामंदी हुआ था तो भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा, देखिए। तो महामंदी ने भारतीय व्यापार को बुरी तरह प्रभावित किया था। 1928 और 1934 के मध्य भारतीय निर्यात और आयात लगभग आधे रह गए थे, समझ रहे हो, मतलब जितना निर्यात होता था, मान लीजिए अगर 1000 करोड़ का हम लोग के देश से सामान बेचा जा रहा है, ठीक है, सिर्फ 500 करोड़ रह गया, आधा हो गया निर्यात, ठीक है। उसी प्रकार आयात भी आधा हो गया, क्योंकि किसी के पास पैसा ही नहीं होगा, कोई सामान ही नहीं खरीदेगा, तो बाहर से हम लोग सामान मंगा के करेंगे क्या। अंतर्राष्ट्रीय कीमतें गिरने से भारत में
कीमतें गिर गई। इस अवधि में गेहूं की कीमतें भारत में 50% तक गिर गई थी। समझ रहे हो, मान लीजिए गेहूं तब अगर 1 रुपया किलो था तो 50 रुपये किलो हो गया, 50 पैसे किलो हो गया। ठीक है, तो कितना ज़्यादा गिरा। तो इसका जो सबसे ज़्यादा मार पड़ा मैं कहूँ तो भारत के गरीब किसानों को पड़ा था। ठीक है, महामंदी का सबसे ज़्यादा प्रभाव गरीब किसानों पर पड़ा था। कृषि उत्पादों की कीमतें गिरने के बावजूद किसान को करों में कोई राहत नहीं मिला था। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, कृषि सामान का दाम घट गया, गेहूं का दाम घट गया। अब जो किसान गेहूं लगाए थे तो अब तो उसको दोस्तों जितना पैसा लगाया था उसको फसल उगाने के लिए वो पैसा भी नहीं वापस मिल रहा था। ऊपर से करों की मार, मतलब ऊपर से जो उपनिवेशकार था, जो जमींदार था, उस करों में कोई छूट नहीं दे रहा था। भैया तुम अगर मेरे से 1000 रुपया उधार लिए हो तो हमको 1000 रुपया ही वापस करना पड़ेगा। अब किसान समझे कहाँ से लाए, तो किसान फिर किसी ऋण करते थे, तो फिर ऋण से ऋणग्रस्त हो जाते थे, क्योंकि वो जो फसल उगाए थे उसका तो दाम घट गया, उससे तो उतना उसको रकम भी नहीं मिला जितना वो खर्चा किया था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो जमींदार थे वो लोग समझने को तैयार नहीं थे। तो वही चीज़ है कि बावजूद किसानों को करों में कोई राहत नहीं मिला था, उनकी ऋणग्रस्तता बढ़ गई, उन्हें अपनी जमीन बेचनी या गिरवी रखनी पड़ी, लोगों को सोना चांदी जैसे अपनी संपत्ति बेचनी पड़ी। ठीक है, भारतीय पटसन उत्पादन व्यापक रूप से प्रभावित हुए थे। जो पटसन उत्पादन था वो भी व्यापक रूप से यहाँ पर प्रभावित हुए थे। हालांकि महामंदी का प्रभाव शहरी जीवन पर दोस्तों ज़्यादा नहीं पड़ा था, जिनकी आय निश्चित थी, जैसे जमींदार जिन्हें जमीन का बंधा बनाया भाड़ा मिलता था। अब फसल हो या नहीं हो भैया वो किसानों से अपना भाड़ा वसूल लिया करता था, तो उनको कोई खास इससे फर्क नहीं पड़ा था और उन्हें इस महामंदी का कोई खास प्रभाव नहीं पड़ा। तो ये दोस्तों है जिनका सबसे ज़्यादा प्रभाव और बुरा प्रभाव कहें तो भारत के गरीब किसानों को पड़ा था। और हर बार दोस्तों इतिहास रहे या फिर वर्तमान, सहना आखिर में किसानों को ही पड़ता है। आगे देखिए क्या सवाल है यहाँ पर, एक तो सबको खाना खिलाओ। ठीक है, अब अगर भारत के किसान 1 महीने तक आंदोलन कर देना तो समझ रहे हो देश की स्थिति क्या होगी। अगर भारत का हर एक किसान, ठीक है, 1 महीने तक आंदोलन कर दे तो समझ में आएगा। अभी आपको हो सकता है कि जो आप लोग खरीदते हैं टमाटर सब्जी महंगा लगता हो, लेकिन दोस्तों जिस प्रकार महंगाई बाकी चीज़ों में उसके अनुसार सब्जी में महंगाई कम ही है। समझ रहे हो, यहाँ पर किसी का वेतन 50,000 है या महीना कमा रहा है 50 के, अब वो 30 रुपया किलो जाके टमाटर खरीदता है और कहता है महंगा है। तुम जाके बाजार में खेती करो फिर समझ में आएगा, बाजार में खेती बोल रहे हैं, जब बागान में खेती करो फिर समझ में आएगा क्या कितना कष्ट है और उस अनुसार कितना लाभ होता है। अगर किसानी में इतना ही लाभ होता तो सब कोई क्यों जाके कहीं कुछ और करता, सब कोई किसानी कर लेता ना। लेकिन हाँ दोस्तों अभी काफ़ी फिर अच्छे यहाँ पर क्या बोलते हैं एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं, जिससे जो उन्नत तौर पर जो किसानी कर रहे हैं उन लोगों को लाभ हो रहा है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर गरीब किसानों को किसी प्रकार का लाभ ज़्यादा होता नहीं है, बस अपना दिन व्यतीत होता है और रोटी खानी भर मिल जाता है। आगे देखिए दोस्तों क्या है यहाँ पर, ये तो हो गया। हाँ, एक तानाशाही शासन की तुलना में लोकतांत्रिक शासन में नागरिकों की गरिमा और आज़ादी बनी रहती है। कैसे कैसे तो देखिए, एक तानाशाही शासन की तुलना में लोकतांत्रिक शासन में नागरिकों की गरिमा और आज़ादी बनी रहती है। लोकतंत्र में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होते हैं जिसमें जनता अपनी इच्छा अनुसार अपनी शासक को चुन सकता है। दोस्तों यहाँ पर जो भी मैंने लिखा है अपने लैंग्वेज में लिखा है तो आप लोग को पढ़ के ही समझ में आ जाएगा भैया, रटना भी नहीं पड़ेगा, एक बस पढ़ के समझ लो, एग्जाम में आप लिख दोगे खुद से। अब ऐसा नहीं कि जो मैंने आंसर लिखा डिट्टो वही छापना है भैया, तब तो गलती कर जाओगे। इतने लंबे लंबे आंसर कौन रटता है, समझना है आपको, मेन चीज समझ लीजिए, खुद से आंसर लिखिए, ठीक है, तो ज़्यादा बेटर होगा। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि आप इसको लिख नहीं सकते, बिल्कुल आप इसे लिख दोगे तो 1 नंबर नहीं कटने वाला है कोई, लेकिन मैं क्या चाहता हूँ कि आप लोग समझ लो ताकि खुद की भाषा में लिख सको। तो जबकि तानाशाही शासन में ऐसा नहीं होता है, उन्हें उसमें जनता की कोई मर्जी नहीं चलती। अब तानाशाही में थोड़ी उसको वोट देने का मौका मिलेगा, जबकि लोकतंत्र में उसको वोट देने का मौका मिलता है, अपना जो पसंद का सरकार उसको चुनने का मौका मिलता है। नेक्स्ट क्या है, लोकतंत्र में नीति तथा निर्णयों पर खुली बहस होती है। लोकतंत्र में सरकार जो नीतियां लाती है अगर जनता को वह नीति पसंद नहीं तो जनता उसका खुलकर विरोध कर सकता है, जबकि तानाशाही में जनता सरकार का विरोध नहीं कर पाती। आप लोग देखते ही हो, जब सरकार कोई नीति लाती है, कोई रूल लाती है, कानून लाती है, तो जनता को अगर पसंद नहीं तो उसका खुलकर विरोध होता है। जैसे आप लोग किसान कानून देखें कुछ दिन पहले, सरकार को लास्ट में झुक करके वो कानून वापस लेना पड़ा, ठीक है। अभी झारखंड में भाषाई आंदोलन चल रहा है जिसको लास्ट में सरकार को दोस्तों ये वापस लेना ही पड़ेगा, ठीक है। जो गलत हो रहा है वो गलत हो रहा है, लेकिन तानाशाही में दोस्तों ऐसा नहीं, ठीक है। तानाशाही में अगर कोई ऐसा कर रहा है तो सीधा गोलियों से भून दिया जाएगा। तो समझ रहे हो कि हम लोग खुशनसीब है कि हमारे देश में लोकतंत्र है, और बिल्कुल हर एक देश में लोकतंत्र ही होना चाहिए, और साथ में दोस्तों लोकतांत्रिक व्यवस्था उस प्रकार से चलनी भी चाहिए। लोकतंत्र में वैध सरकार होती है तथा सरकार जनता के प्रति उत्तरदायित्व तो होता है। इसे डर रहता है कि अगर वह जनता के लिए अच्छा काम न करे तो हो सकता है अगले चुनाव में जनता उसे सत्ता में बैठने का भी मौका ना दे।
जबकि तानाशाही शासन में इस प्रकार के कोई भय नहीं होता। भैया चुनाव ही नहीं होगा तो भय कहाँ से होगा। और जबकि लोकतंत्र में भय रहता है कि हाँ अगर इस बार हम जनता को बुड़क बनाए, बुद्धू बनाए, तो नेक्स्ट टाइम जनता हमें बुद्धू बना देगी। तो यही चीज़ है यहाँ पर। आगे देख लीजिए, व्यापार और विदेश नीति का उदारीकरण वैश्वीकरण की प्रक्रिया में किस प्रकार सहायक है। ठीक है, व्यापार और विदेश नीति का जो उदारीकरण है, वैश्वीकरण है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में व्यापार का पहुंचना, वो किस प्रकार से सहायक है। तो देखिए, व्यापार और विदेश नीतियों का उदारीकरण वैश्वीकरण की प्रक्रिया में निम्नलिखित प्रकार से सहायक है। कैसे? विकसित देशों की बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियां छोटे उत्पादकों को उत्पादन का ऑर्डर देती थी है। वस्त्र, जूते, चप्पल एवं खेल के सामान ऐसे उद्योग है जहां विश्व भर में बड़ी संख्या में उत्पादन किया जाता है। ठीक है, क्या करता बहुराष्ट्रीय कंपनियां छोटे छोटे उत्पादकों, छोटे छोटे कंपनियों को ऑर्डर देती थी, फिर उसे सामान लेके अपना ब्रांड नाम देके बेचती थी। वही देखिए कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों को इन उत्पादों की आपूर्ति की जाती है, फिर इन्हें अपना ब्रांड नाम से ग्राहकों को बेचती है। ठीक है, अब तो दुनिया ब्रांड के पीछे पागल है कि भैया ब्रांड है, तुम जो कपड़े पहनो ब्रांडेड है। ठीक है यार, ऐसा कुछ काम करो खुद आपका ब्रांड बन जाए एक। आगे देखिए क्या है, बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश का सबसे आम रास्ता स्थानीय कंपनियों को खरीदना और उसके बाद उत्पादन का प्रसार करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी दोस्तों रिपीटेड है, और एक बार पहले पूछा गया था। आप लोग अगर पिछले सेट्स को देखे हैं तो वहाँ पर मैंने इसको लिखा दिया था, अच्छे से समझा भी दिया था। ठीक है, तो उतना मैं यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं करता हूँ। विदेश नीति में जबरदस्त रूप से वृद्धि होती है। विदेशी निवेश में, विदेशी निवेश मतलब अलग देश हमारे देश में आकर यहाँ पर निवेश करते हैं। भारतीय कृषि पर वैश्वीकरण के प्रभाव का वर्णन करें। देखिए काफी अच्छा सवाल है दोस्तों, और इंपॉर्टेंट भी है कि वैश्वीकरण की स्थिति उपनिवेशिक काल में ही मौजूद थी। ठीक है, 19वीं शताब्दी में यूरोपीय जब भारत आए उस समय भारतीय मसाले विश्व के विभिन्न देशों में निर्यात किए जाते थे तथा दक्षिण भारत के किसानों को प्रोत्साहित किया जाता था कि वे इन फसलों को उगाएं। गरम मसाले आज भी निर्यात की जाने वाली प्रमुख वस्तु है। भारत जो दोस्तों आप लोग जानते हैं कि जितने सारे मसाले हैं वो भारत से ही दोस्तों यहाँ पर निर्यात होते थे। ठीक है, चाहे वो MDH मसाले हो, मतलब जितने सारे मसाले हैं यहाँ पर लगभग भारत से यहाँ पर निर्यात किए जाते हैं। पर 1990 के बाद वैश्वीकरण का युग आया, मतलब अब बहुत वैश्वीकरण युग मतलब कि अब हर देश आके अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बेचने लगा और भारतीय किसानों के सामने नई चुनौतियां खड़ी हो गई। क्या? जिससे आर्थिक परिवेश को ही बदल दिया। चाय, कपास, चावल, कॉफी, जूट और मसाले मुख्य उत्पादन थे, परंतु फिर भी भारतीय कृषि विश्व के विकसित देशों से स्पर्धा करने में असमर्थ थी, क्योंकि उन देशों में कृषि को सरकार के तरफ से अत्यधिक सहायता की जाती थी। मतलब उन लोगों को सब्सिडी दिया जाता था। जैसे मान लीजिए विदेश का जो कोई देश, मतलब विदेश का वहाँ पर फसल उगाते थे, उन लोगों को सरकार की तरफ से सब्सिडी मिलता था, चाहे बीज खरीदे, चाहे खाद खरीदे, और व्यापार करने के लिए वहाँ पर उतना शुल्क नहीं लगता था। लेकिन तब भारत में ऐसा नहीं था। ठीक है, तो फिर भारत के किसानों को उस पर कड़ी प्रतिस्पर्धा करनी, मतलब चुनौती का सामना करना पड़ा उनसे मुकाबले, क्योंकि ये जो विदेशी किसान थे कम दाम में ही अपना सामान बेचते थे, लेकिन भारतीय किसान ऐसा नहीं कर पाते थे, क्योंकि उनका बहुत सारे शुल्क जुड़ता था, टैक्स जुड़ता था, महंगाई में उन लोग को महंगे दामों में बीज खरीदना पड़ता था। तो इस प्रकार दोस्तों फिर 1990 के दशक में दोस्तों, मतलब 1990 के बाद व्यापार के कुछ नियमों में ढील दी गई भारत की तरफ से। ठीक है, जो 1991 के बाद भी लागू रही, और इसी कारण किसानों को फिर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धा करने का मौका मिला। ठीक है, और ये दोस्तों अंतिम क्वेश्चन आप लोग का, जिसने पूछा है कि एक मानचित्र में दिया गया है गेहूं उत्पादक राज्यों के नाम लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखिए मानचित्र है, भारत का मैप दिया हुआ है। इसमें मैंने दोस्तों गेहूं उत्पादक राज्यों का नाम लिख दिया है। आप लोगों का काम क्या बनता है, यहाँ पर उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ये चार राज्यों का नाम है। आप लोगों को सिर्फ इतना करना है कि यहाँ पर इन 4 राज्यों को खोज करके, ठीक है, 4 राज्य कहाँ कहाँ है खोज करके दोस्तों आप लोगों को वहाँ पर बिंदु देके और इस तरह से उसका नाम लिख देना है, बस और कुछ नहीं करना है, हो गया खत्म। तो इसी के साथ दोस्तों आप लोग का सोशल साइंस का सेट 4 भी खत्म होता है। जल्द ही हम सेट 5 भी ला देंगे। बस ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों, ताकि सभी तक ये वीडियो पहुंचे। ठीक है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम सामने आ रहा है, अगर आप किसी को शेयर करके हेल्प करोगे तो एक अच्छा काम ही होता है। क्योंकि दोस्तों अभी का इस गेमिंग के युग में और बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं, तो उनको बताइए कि हाँ पढ़ लो यार, मॉडल पेपर भी करके अगर चले जाते हो तो बहुत अच्छा नंबर आ जाएगा। अगर आपके कोई छोटे भाई बहन कोई भी है जो एग्जाम दे रहे हैं, तो उनको शेयर कीजिए ताकि सभी को इसके बारे में पता चले। और दोस्तों अगर आप लोग सिर्फ इसको उतारते भी नहीं हो, सिर्फ वीडियो से पढ़ लेते हो ना, तो भी आप एग्जाम में लिख लो, क्योंकि मैंने हर एक क्वेश्चन के ऊपर एक्सप्लेन किया है और अच्छे से समझा दिया है। ठीक है, चलिए दोस्तों, लव यू ऑल, थैंक यू, लव यू। नेक्स्ट वीडियो में जल्द आप लोग से मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।